मुजीबुद्दौला के पोते और जाबिता खां के बेटे गुलाम कादिर खां रोहेला को इस्माइल बेग खबर देता है कि उसके खत के जवाब में सूबेदार महाजी सिंधिया ने उसे आगरा बुलाया है ताकि उसे रोहेलखंड का सूबेदार बना दिया जाए। जब गुलाम कादिर महाजी से मुलाकात करता है तो वो उसे पठानों का सरदार बनाकर सूबेदारी का परवाना अता कर देते हैं। शहंशाह शाह आलम को जब सूबेदार गुलाम कादिर की तरफ से चुनौती दी जाती है कि राजधानी उसके हवाले कर दी जाए तो वो क्रोधित हो उठते हैं, मगर ख्वाजा सरा मंजूर के यकीन दिलाने पर कि वो गुलाम कादिर को बातचीत के लिए ला सकता है, उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन मंजूर गुलाम कादिर के पास जाकर उसे अपने ख्वाजा सरा बनाए जाने की दुख भरी कहानी सुनाता है और शाह आलम से बदला लेने के लिए उनकी कमजोरियां बताकर गुलाम कादिर को दिल्ली पर कब्जा कर लेने के लिए उकसाता है। गुलाम कादिर शाह आलम से हुक्मनामे पर जबरदस्ती दस्तखत करवा के हुकूमत के सारे इख्तियारात हासिल कर शाह आलम और शहजादों को बंदी बना लेता है। बेगम आलिया, लाल कुंवर और शहजादियों के जेवरात लूट लेता है। जब इस्माइल बेग महाजी से गुलाम कादिर के जुल्म और ज्यादती की शिकायत करता है तो वो राणे खां को दिल्ली पर हमला करके गुलाम कादिर को सबक देने का आदेश देते हैं। उधर गुलाम कादिर शाह आलम से जब शाही खजाने का पता मालूम करने में नाकाम हो जाता है तो वो उनकी आंखें निकाल लेता है। कादिर लूटी हुई दौलत का मंजूर से सख्ती के साथ हिसाब लेता है। उसी वक्त कासिद खबर देता है कि राणे खां दिल्ली पर हमला करने आ रहे हैं तो कादिर सारी दौलत लेकर फरार हो जाता है। राणे खां और लेस्टिनो शाह आलम से मुलाकात करते हैं। वहां जब उन्हें गुलाम कादिर के फरार होने की खबर मिलती है तो वो उसका पीछा करने रवाना हो जाते हैं। थका हारा गुलाम कादिर एक पंडित की कुटिया में शरण लेता है। राणे खां भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। महाजी कैद खाने में गुलाम कादिर से मुलाकात करते हैं और उसकी आंखें निकाल लेने का आदेश देते हैं। क्या हुआ हुजूर? कुछ नहीं साहब। जिले सुभाने का इकबाल बुलंद, सेनापति महाजी सिंधिया के सरदार निम्बालकर बारियाब होना चाहते हैं। उन्हें फौरन यहां हाजिर किया जाए। जो सैफुद्दीन जी आलिया। महाजी सिंधिया हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ खुशखबरी लेकर आए हैं। उम्मीद है आज भी ऐसा ही होगा। खुदा करे हुजूर की जुबान मुबारक हो। सेनापति सूबेदार महाजी सिंधिया महाराज ने शहंशाह को तोहफा भेजा है। क्या तोहफा भेजा है? गुलाम कादिर की आंखें। कहां है उस बदजात की वो बेनूर आंखें? यहां लाओ, हमारे सामने पेश करो। सैफुद्दीन जी आलम पना। सैफुद्दीन यहां आओ। हमारी जगह गुलाम कादिर की आंखों को तुम देखोगे। जी आलम पना। हमारा दिल ठंडा हो जाएगा। जो हुक्म आलम पना। इधर लाइए। देख ली आलम पना। और हमने भी देख लिया महाजी का इंसाफ। महाजी के सिवाय हमारा इंतकाम लेने का और किसी में जज्बा हो ही नहीं सकता था। गुलाम कादिर को इस दुनिया में ही अपने किए की सजा मिलकर अब उसकी जिंदगी में ना ही सूरज की रोशनी होगी और ना ही चांद की। हमारी ही तरह वो भी कब्र की अंधेरी में मरते दम तक सांसें लेता रहेगा। हमारी ही तरह। बनाम वकील मुतलक श्रीनाथ आलीजा बहादुर जनाब महाजी सिंधिया, हमें जिंदगी में जो बहुत ही कम खुशियां मिली है वो आप ही के जरिए मिली है। इनमें से सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमें बेहिस्स और बेरहम गुलाम कादिर की आंखें मौसूल हुई। हमें लगा जैसे हमारी आंखें हमें मिल गई। दिलो दिमाग में एक नूर सा फैल गया। खुदा और इंसान के कानून के मुताबिक आपने गुलाम कादिर को सजा दी। उम्मीद है कि वो अपनी अंधी आंखों से अब वो नेकी और सच्चाई की रोशनी देखेगा।
वस्सलाम। शाह आलम सानी। राणे खान, कभी कभी शहंशाह भी एक बेबस इंसान होता है, और हर वो इंसान शहंशाह होता है जिसे दुनिया में किसी चीज की तलब ना हो। हर वो इंसान शहंशाह होता है। रुखसत होने आए हो डिवाइन? जी जनाब। ठीक है, आप हमारी जिंदगी से चले जाएंगे, लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं जाएंगे। इतने साल आपके साथ काम करने के बाद मैं अपने आप को एक हिंदुस्तानी समझने लगा था। आपने मुझे कभी गैर नहीं समझा। आपने जो मुझे इज्जत दी, काम दिया, वो मेरे दिल में एक खजाना बनकर महफूज रहेगा। मुझे आपसे रुखसत होते हुए कोई खुशी नहीं हो रही। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वरना आपसे कभी जुदा ना होता। हाँ, हम समझते हैं, हम समझते हैं। हमने 8 लाख रुपए सालाना की एक जागीर आपके नाम लिख दी है। जाइए, खुश रहिए। अलविदा। राणे खान, हिंदुस्तान के तमाम लश्करों में हमारा लश्कर सबसे बेहतर है, लेकिन किस काम का? नाना फडणवीस तो हमारे किसी संदेश का जवाब ही नहीं देते। न लश्कर के खर्च के लिए रुपये भेजते हैं, ना ही रसद आती है, ना ही कुमक। हमें पुणे जाकर नाना से मिलना होगा। राणे खान, कैसे कैसे हो तुम? मत पूछिए, मौत का फरिश्ता मेरा रास्ता देख रहा है और मैं उसका रास्ता देख रहा हूं। हम दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ऐसा मत कहो, अभी तो तुमको मेरा और साथ देना है। ऐसा मत कहो मेरे भाई। मेरा ऐसा नसीब कहां महाराज। मैं रहूं या ना रहूं, आप अपने नसीब का लिखा पूरा कीजिए। अभी आप चित्तौड़ की जंग छोड़कर मुझे देखने आए हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया महाराज। जंग में आपका रहना जरूरी है महाराज। यहां भी तो हमारा रहना जरूरी है। दौलत जी रानी खान चाचा। बेटा, महाराज से तो मैं क्या वसीयत करूंगा, लेकिन तुमसे जरूर करूंगा। मैं जानता हूं कि महाराज तुम्हें अपना गोद लिया बेटा नहीं समझते, बल्कि सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। लेकिन बेटा, अपने पिताजी से सिर्फ उनका प्यार नहीं, उनसे सब कुछ ले लो। वो प्रेम जो अपने देश के लिए उनके दिल से झलकता है, वो आग जो फिरंगियों के खिलाफ उनके दिल में दहकती है, वो दिमाग
जिससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। वो बहादुरी जिसका दूसरा नाम है महाजी सिंधिया। जी रानी खान चाचा, आपका आदेश मैं कभी नहीं भूलूंगा। महाराज, आपने किश्ती को क्या से क्या बना दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर सारे हिंदुस्तानी आपका साथ दें तो आप हिंदुस्तान को क्या नहीं बना सकते। लेकिन ये हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि हिंदुस्तानियों को आपकी कदर नहीं, आपकी कदर नहीं। बस करो नाने भाई, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। महाराज, अब तो मुझे हमेशा के लिए आराम की नींद मिल जाएगी। लेकिन मुझे खुशी है महाराज कि मेरा दम आपके सामने निकल रहा है। नहीं। अब आप जाइए। चित्तौड़ की फतेह आपका इंतजार कर रही है। मुझे रूहानी खुशी होगी। रानी खान, ला इलाहा नहीं, नहीं, रानी खान, रानी खान, रानी खान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने हमारा जरा भी ख्याल नहीं किया, छोड़कर चले गए। बस तुम ऐसे कठोर तो कभी नहीं थे रानी खान। हाँ? अब तुम्हारे बिना हम भी ज्यादा दिन नहीं जिएंगे रानी खान, ज्यादा दिन नहीं जिएंगे हम, नहीं जिएंगे। रानी खान, श्रीमंत पेशवा सवाई माधवराव की जय हो। नाना फडणवीस और हरिपंत जी पधार रहे हैं। आ सकते हैं। जो आज्ञा। आइए नाना फडणवीस, कहिए क्या समाचार है। श्रीमंत, महाजी सिंधिया का संदेश आया है। चित्तौड़ में उनको विजय प्राप्त हुई है। वो श्रीमंत पेशवा के दर्शन को पुणे आना चाहते हैं। अपने 1 लाख के लश्कर के साथ आएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हिंदुस्तान के सबसे शक्तिमान सेनापति पुणे में पधारने वाले हैं। ये हमारे लिए गर्व और पुणे के लिए सम्मान की बात है। हम बहुत छोटे थे जब हमने उन्हें देखा था। उनके कारनामों के चर्चे सुन सुनकर हम उनसे मिलने के लिए बड़े बेचैन थे। पुणे कितने साल बाद आ रहे हैं वो? 12 साल के बाद। 12 साल से वो उत्तर में थे, अपने वतन से बाहर और अपने देश से दूर रहे। मुगल सल्तनत की हिलती हुई नींव को मजबूत किया, अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया, मराठों की गिरती हुई ताकत को संभाल कर बुलंदी पर पहुंचा दिया। धन्य है। लेकिन आप दोनों खुश नहीं दिखाई देते, क्या बात है? श्रीमंत, जब कोई शक्तिमान होता है तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। मुझे डर है
महाजी सिंधिया भी यही करेंगे। उत्तर में इतने राजाओं को उन्होंने बनाया और मिटाया है कि रणनीति के साथ राजनीति भी उनके लिए एक खेल बन गई है। मुझे चिंता है कि यही खेल खेलने को तो वो पुणे नहीं आ रहे हैं। नाना फडणवीस, पेशवाओं के प्रति वफादारी महाजी सिंधिया का धर्म है। तो फिर वो 1 लाख के लश्कर के साथ क्यों आ रहे हैं? ये उनकी रीत है, उनका अपना अंदाज है, उनकी आदत है। रघुनाथ राव ने सगे चाचा होते हुए आपके पिता नारायण राव की हत्या करवाई थी। महाजी सिंधिया तो फिर भी गए हैं। लेकिन हमारे अपनों से बढ़कर अपने हैं। महाजी सिंधिया की नीयत पर संदेह करना हम एक अपराध समझते हैं, और अगर आपका संदेह ठीक भी हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। बताइए, क्या आप महाजी सिंधिया को कुछ करने से रोक सकते हैं? है इतनी ताकत आप में? आप ठीक कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस विषय में हमने ब्रिटिश रेजिडेंट से भी बात की। क्या जवाब दिया उन्होंने? महाजी सिंधिया का नाम सुनते ही उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। नाना फडणवीस, अब आप एक ही काम कर सकते हैं, महाजी सिंधिया का शानदार स्वागत कीजिए। जाइए। जो आज्ञा श्रीमंत। सेनापति महाजी सिंधिया अपने सुपुत्र दौलत राव सिंधिया के साथ पधार रहे हैं। महाजी सिंधिया की, सूबेदार महाजी सिंधिया की, सेनापति महाजी सिंधिया की, पेशवा सवाई माधवराव की, पेशवा सवाई माधवराव की। हम हिंदुस्तान के एक महान महापुरुष का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सम्मान पर हमें गर्व है और हम मराठा राज्य के आभारी हैं जिसने हमें सेवा करने का अवसर दिया, और जो भी आज हम हैं वो इसी की देन है। और आज मराठा राज की स्थिति आपकी देन है। आज महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी। ये आपकी वफादारी और मेहनत का फल है। फौजी ताकत की मजबूत जड़ों से सियासी ताकत का ऊंचा दरख्त फलता फूलता है। यही वजह है कि दिल्ली पर आज पुणे का भरपूर साया पड़ रहा है। मुगल सल्तनत की बागडोर हम मराठों के हाथ में है। और यह कहते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि शहंशाह शाह आलम ने आपके लिए खिलत और खिताब भेजा है। एक फरमान से अपना मुख्तार भी किया है, जिसे एक खास दरबार में उनकी ओर से हम श्रीमंत को भेंट करेंगे। यह खास दरबार आज से 10 दिन बाद होगा। आदेश का पालन होगा श्रीमंत। श्रीमंत की सरकार का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अपनी फौजी ताकत को बढ़ाते रहें। ना बढ़ा सकें तो कम भी ना करें। लेकिन इस कर्तव्य का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण उत्तर में मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैंने रुपये के लिए और कुमक के लिए बार बार संदेशा भेजा, लेकिन हर बार मुझे निराशा हुई। श्रीमंत, आपकी सरकार ने तुकोजी होलकर और अली बहादुर की कमान में कुमक भेजी थी, मगर वो महाजी सिंधिया के विरुद्ध हो गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। माली मदद और इससे ज्यादा कुमक इसलिए नहीं भेजी गई कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध हमें अंग्रेजों को देनी थी। इस मामले में मैं अपनी राय देना जरूरी समझता हूं। यह एक सियासी मामला है जिसमें पुणे सरकार को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यह मामला सियासी भी है और फौजी भी, और श्रीमंत का सेनापति होने की हैसियत से मैं पुणे की सरकार का अटूट हिस्सा हूं। लेकिन नाना फडणवीस, पहले महाजी सिंधिया की कीमती राय तो सुन लीजिए। कहिए, इस विषय में आपको क्या कहना है? श्रीमंत, अंग्रेज हमारे मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान को अलग अलग टुकड़ों में निगलते जा रहे हैं। टीपू सुल्तान ने उनके दांत खट्टे कर दिए। टीपू हिंदुस्तानी है, देशभक्त है,
उनकी बहादुरी में जितना जोर है, उनके इरादों में उतनी ही शक्ति है। पुणे सरकार को अपना देश बचाने के लिए टीपू की मदद करनी चाहिए, ना कि अंग्रेजों की। वरना मैसूर के मिट जाने के बाद अंग्रेजों की तोपों का रुख महाराष्ट्र की ओर होगा। हम महाजी सिंधिया से सहमत हैं। क्षमा कीजिए श्रीमंत, लेकिन पुणे सरकार इनसे सहमत नहीं है। पुणे सरकार जो भी निर्णय लेती है वो बहुमत से लेती है, लेकिन टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेजों से दोस्ती का फैसला सभी मंत्रियों ने एक मत होकर किया। हमारी इच्छा है कि महाजी की सलाह पर हमारी सरकार गौर करे और उस पर पुनः विचार करे। राजनीति में कोई भी निर्णय अच्छी तरह सोच समझ कर किया जाता है, बार बार बदला नहीं जाता श्रीमंत, वरना सरकार की कोई साख नहीं रह जाती। एक व्यक्ति की सलाह पर पूरी सरकार का फैसला बदलना मेरी रीत नहीं। इससे तो अच्छा है मैं त्याग पत्र दे दूं। वैसे भी पेशवाओं की सेवा करते हुए मुझे 30 साल। मराठा सरकार ना महाजी सिंधिया के बिना चल सकती है और ना ही नाना फडणवीस के। इसलिए हम चाहेंगे कि अगले दरबार से पहले आप दोनों मिलकर अपने मतभेद दूर करें। नाना फडणवीस तो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। पानीपत के मैदान से जब ये नंगे बदन भाग रहे थे तब मैंने इन्हें कंबल देना चाहा था। मैंने इनको आवाज भी दी थी, लेकिन ये डर के मारे भागते ही चले गए। आज भी मैं इनका डर निकालना चाहता हूं और इनकी रक्षा करना चाहता हूं। दरबार बर्खास्त किया जाता है। इतना भयानक सन्नाटा, इतनी गहरी खामोशी, क्या बात है मां? महत बेटे, हमारे घर का दिया जलने से पहले ही बुझ गया। हाँ बेटे, कुछ रोज पहले जब मैं सीढ़ियों से गिर गई, घायल हो गई, उसकी मां बनने का अरमान पूरा होने से रह गया। वो तो ठीक है ना मां? हाँ बेटे, उसकी जान बच गई। शुक्र है। मेरी जिंदगी के लिए उसका जीना बहुत जरूरी है। वो फिर मां बच जाएगी। नहीं बेटे, चाई ने कहा उसकी गोद हमेशा खाली रहेगी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कोई गिला नहीं किया, अपनी किस्मत से भी कोई शिकायत नहीं की। मुझे कोई दुख नहीं है जमुना। और फिर किस बात का दुख हो सकता है, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम फिर से मां बन जाओगी। तुम्हारे लिए मेरे प्यार की जोत और बढ़ जाएगी। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही मनोकामना है, सिंधिया घराने का दीपक जलता रहे, नाम और चमके। मेरी भी यही मनोकामना है। भगवान ने चाहा तो जरूर पूरी होगी।
जरूर पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हनोज दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है काका। महाज बेटा, तुम्हारे लिए अब दिल्ली दूर नहीं। लखनऊ में ताज पोशी के बाद शुजाउद्दौला पठान और हमारे अपने पेशवा जी दिल्ली आकर तख्त संभालने के लिए तैयार है। और गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क को भूल गया? कैसे उसने शहंशाह आलमगीर सानी का कत्ल करवाया और कैसे बादशाह शाह आलम को दिल्ली से निकाल फेंका। वो कैसे चाहेगा कि बादशाह शाह आलम वापस दिल्ली पहुंच जाए? कोई चाहे ना चाहे, वक्त की धारा नहीं बदली जा सकती।
मुगलिया ताजो तख्त मुगल शहंशाह का हक है और उन्हें मिलना ही चाहिए। काका, अगर मेरा बस चले ना तो मैं महान पेशवा बाजीराव की राजनीति पर चलते हुए दिल्ली की ताकत मजबूत करूं, शहंशाह शाह आलम को दिल्ली के तख्त पर बिठा दूं और उनके हुक्म से हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले लूं। यही होना चाहिए महात बेटा। अगर ऐसा होगा तो हमारी मराठा रियासत और भी ताकतवर हो जाएगी और पेशवा जी का झंडा सारे हिंदुस्तान में लहराएगा। और ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं काका, वरना मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। महात बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या हो और एक दिन सारा हिंदुस्तान जान जाएगा। प्रणाम बाबा। रज़ाए मौला बरहमा औला, उसकी मर्जी सबसे ऊंची। प्रणाम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, आपकी दुआ और बरकत से इन्हें सूबेदारी मिल गई। सर पर ताज जिम्मेदारी का बोझ है। असल बादशाहत फूलों की नहीं, कांटों की सेज है। बाबा, आज मैं आपसे कुछ और मांगने आई हूं। हम जानते हैं बेटी, क्यों तेरा मन बुझा बुझा सा है। उस इच्छा के लिए, उस आरज़ू के लिए जिसका चिराग तेरे दिल में जल रहा है। पर बेटी, हर इच्छा एक मृग तृष्णा है। उसका वजूद है भी और नहीं भी। उसका पीछा करते करते कभी कभी तो जिंदगी बीत जाती है और कुछ हाथ नहीं आता। बाबा, ये बड़ी दूर से और एक अरसे से आपके चरण छूने आती है। वो यहां अपनी मांग का सिंदूर ढूंढने आती है और मैंने उसे हमेशा कहा है, बेटी, तेरी मांग का सिंदूर कभी नहीं मिटेगा। बस बाबा, मेरे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा निधन इनसे पहले हो। जो होनी है बेटे, उसकी आरजू मत कर। समंदर की पाक और साफ लहर बन जा। वो न जाने कहां से आती है और कहां चली जाती है। प्रणाम महात्मा। प्रणाम नाना फडणवीस। प्रणाम। 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 महात्मा, आपने भोजन के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हम पर बड़ा उपकार किया है। आइए, विराजिए। आओ बेटे। बैठो। आज नाना फडणवीस से खुलकर बातें होंगी, बेतकल्लुफी से। नाना, आपको वो हमारा खुफिया मुआहिदा तो याद है ना? अच्छी तरह याद है।
शुरू कीजिए महात्मा। खाओ बेटे। तो नाना फडणवीस, उस मुआहदे को याद रखते हुए हमें एक दूसरे की सलाह से काम करना है। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करनी है। कभी कभी हम दोनों के विचार नहीं मिलते, तो इसके लिए क्या उपाय? एक ही उपाय है, एक ही उपाय। हम एक दूसरे का दृष्टिकोण समझने की कोशिश करें और जिद ना करें। अब वो टीपू सुल्तान वाली बात ही ले लीजिए। आप जानते हैं कि हमने अंग्रेजों को जगह जगह पराजित किया है। इस पर भी आपने उनसे दोस्ती कर ली। इसका मतलब यह है कि हम अंग्रेजों का साथ देते हुए टीपू सुल्तान से जंग कर लें। मराठा सरकार की राजनीति को मानना और उसके निर्णय को स्वीकार करना आपका कर्तव्य है, चाहे इससे मराठा राज्य को या हिंदुस्तान को कोई भी नुकसान पहुंचे। महात्मा, आप बुद्धिमान हैं, शक्तिमान हैं। मैं तो आपसे टक्कर नहीं ले सकता, इसीलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। मैं काशी जाकर बचूंगा। नहीं, अब त्याग पत्र नहीं देंगे नाना फडणवीस। मराठा सरकार आपके बिना नहीं चलेगी। श्रीमंत पेशवा अभी कम उम्र है, तजुर्बेकार है। उनको आपकी सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत। मेरा क्या है, मैं महाराष्ट्र के बाहर चला जाऊंगा, उत्तर में रह लूंगा। लेकिन एक बात निश्चित है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अंग्रेजों का साथ देते हुए टीपू सुल्तान के खिलाफ नहीं लड़ूंगा नाना फडणवीस। महात्मा, महात्मा, पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी, बोलिए पिताजी, बोलिए पिताजी, 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 क्या हुआ आपको? पिताजी, पिताजी, बेटे दौलत राव, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। हाँ बेटे, हम मौत को बहुत करीब से देख रहे हैं। जिंदगी भी हमने बहुत करीब से देखी है। हमने बड़े दुख झेले हैं, बड़े दुख। हमको बहुत खुशियां मिली, अनगिनत लोग हमारी जिंदगी में आए, फकीर भी, शहंशाह भी, देवता भी मिले और राक्षस भी। धन मिला, नाम मिला, जागीरें मिली, खिताब मिले, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें दुनिया में सब
कुछ मिला नहीं कह सकते हम। जो नहीं मिला वो तुम्हें विरासत में दिए जा रहे हैं। बेटे, वो है हमारे सपने जो पूरे हुए, वो इतिहास के पन्नों में चले जाएंगे, और जो टूट गए, बिखर गए, पूरे नहीं हुए, वो तुम्हारे हिस्से में आए हैं। अब ये सपने तुम देखोगे दौलत राव, तुम देखोगे और तुम पूरे करोगे। हाँ, सारे हिंदुस्तान में एकता की जोत जलाओगे। सारे हिंदुस्तान को गुलामी से बचाओगे। सर्वभूतरे च सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।